से कासिर नजर आती है। कभी मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, कभी मुअत्तल कर दिए जाते हैं। वर्किंग बाउंड्री के ऊपर अभी भी अगर हम देखें तो सियालकोट सेक्टर जो है उस पर सिविलियन आबादी के ऊपर गोलाबारी की गई, बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, 3 हमारे सिविलियंस जो है वो जहाँ बहक भी हुए। दूसरी बात अगर हम देखते हैं LOC हमारी एक्टिव है, उसके साथ साथ अफगानिस्तान के हवाले से जो कुछ उसके अज़ाइम थे वो उसको मलिया मेट होते नजर आ रहे हैं और ज़रब-ए-अज़्ब के बाद तमाम चीज़ें उनको तकलीफ का एहसास उनकी तोपों और गोलियों और गोलाबारी की वजह से हमें नजर आता है कि उनको किस हद तक इस ज़रब-ए-अज़्ब की तकलीफ है। नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली बांग्लादेश में जो कुछ उसने कहा और उसके अलावा उनके जो बाकी जो वज़रा हैं और जो उनके बयानात हैं वो वाज़ेह सबूत देते हैं कि वो मुकम्मल जारियत के हवाले से एक प्लान रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। सोचने की बात यह है कि हमारी क़यादत इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की बात ज़रूर कर रही है, लेकिन कोई मौसर जवाब सिवाय आर्मी या फिर हमारे मिनिस्टर लेवल जो हमारे हुकूमती लोग हैं उनकी तरफ से दिया जाता है। अभी भी बात यह आती है कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर इजलास जो हुआ गुज़िश्ता रोज़ उसमें कहा कि जी हम हर तरह की जारियत का मुकाबला और उसका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उनके ख्वाब तो बहुत से मकामात पर चकनाचूर हुए, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन से शुरू हो जाए या उसके अलावा जो कुछ वो पहले करते रहे, लेकिन इतनी हिम्मत उनमें नहीं है। लेकिन अब जो कुछ वो कर रहे हैं उसका जवाब किस अंदाज में देना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी एपिसोड्स कर चुके हैं। उनके NSA की स्पीच, वो तो एक ख्वाब देख रहे हैं कि जी न्यूक्लियर अगर वॉर होती भी है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, और वो कम अकली और अपनी कम फहमी की वजह से जो कुछ कह बैठे वही उनके गले पड़ गया। इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारे मेहमान शुरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराता चलो। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं, खुशामदीद कहते हैं ब्रिगेडियर साहब आपको। उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिक सीनियर सफ़ीर हैं जी अली सरवर नकवी साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये फॉर्मेशनल जो हम देखते हैं स्ट्रेटेजी पॉलिसीज़ बन रही होती हैं और हम डिफेंस की जब बात करते हैं, भारत के साथ हमारे कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे और ना ही तवक्को रखी जा सकती है, ख़ास तौर पे मौजूदा जो क़यादत है उससे जो भारत की है। आप क्या समझते हैं, माजी को ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें और अभी की जो सूरत हाल है, हम सिर्फ ये कह दें कि जी अक़वाम आलम में जाकर, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर इसको उजागर किया जाएगा, तो सिर्फ यही एक हल इसका नज़र आता है आपको? देखिए, चाहिए तो यह था कि जदीद दुनिया के अंदर दोनों खित्ते के अहम ममालिक हैं और एक बराबरी की बुनियाद पर बकाए बाहमी की सूरत में इनको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन हमने ये देखा है कि हिंदुस्तान बारहा जो मुज़ाकरात की कोशिश है पाकिस्तान की, उसको एक तरफा तौर पे कैंसिल करता रहा है। और ये नरेंद्र मोदी से पहले भी हुआ है, ये नहीं कि इसके वक्त, लेकिन इसके वक्त यह हुआ है कि इनको इंतहा पसंदी, हेट्रेड और एक कंफ्यूज्ड किस्म की पॉलिसी के सिग्नल्स जो भारत से आ रहे हैं वो उनकी अहमियत है इसमें। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत कहा जा चुका कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक इंतहा पसंद हिंदू है। वाकई है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क नहीं रहा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुसलमान महफूज नहीं है, सिख महफूज नहीं है, चर्चेज महफूज नहीं है, उनके क्रिश्चियन महफूज नहीं है। और हिंदुस्तान को ये बहुत कलक है कि पाकिस्तान जो कि एम्ब्रॉयड था अफ़गान वार में, और उनके पास एक मौका था 10, 12, 15 साल के वो पाकिस्तान को के ऊपर अपने तसल्लुत कायम कर सकें, हेजेमनी कायम कर सकें, पाकिस्तान को ज़्यादा तकलीफ दे सकें। गो कि उन्होंने कोई छोड़ा नहीं, they left no stone unturned, as they say, by interfering in Balochistan, by interfering in Karachi and Fata, by paying Karzai to sabotage and derail the negotiations of Taliban with us, etc. अब ये देखिए कि मुल्ला उमर को मरे हुए 2-2.5 साल हो गए और उनका काम तो चल रहा था, लेकिन अब ये एस्केलेशन मगरबी मीडिया में और हिंदुस्तान में, और फिर ये इंडियन लॉबी है, एक लॉबी नजर आती है, इंडियन लॉबी नजर आती है। एक टेंजेंशियल बात है, लेकिन इसका रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिसी का ये महवर रहा है कि किसी तरीके से कोई चीज़ उनके हाथ में आ जाए, छोटी हो या बड़ी हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते रहेंगे। अब बात यह है कि हिंदुस्तान जो है वो ही बिन टॉइंग विद दिस आइडिया कि अब हम क्या करें, पाकिस्तान तो हमारी बात मान नहीं रहा। गो के हमारे कुछ जो मुक़्तदर हल्के हैं उनका ये ख्याल है कि हमारी वजारत ख़ारजा जो है उसने प्रैग्मेटिज़म और उस तरह का चीज़ दिखाई नहीं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी है हमारी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि धीमी पॉलिसी जो है वो ठीक है। और जो इनिशियल 2 साल थे मुस्लिम लीग नून के, जिसमें हम चले गए मोदी की कॉरोनेशन के लिए दिल्ली, उनको आम भेजे, उनको साड़ियाँ भेजी, कोई
हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हम गए बैन अल-अक़वामी बरादरी के पास, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि जिसका हमें कोई फायदा हो। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की बात की जाती है, गुरदासपुर वाकया अभी हो रहा था, कह दिया ये पाकिस्तानी है। अगर आप देखें तो आपस में उनके जो फौजी थे एक दूसरे पे फ्रेंडली फायर करके मर गए और कहा यह गया कि एक दूसरे पे शक किया गया कि शायद ये पाकिस्तान के जासूस हैं या पाकिस्तान की तरफ से हमलावर हैं। एक इटालियन टर्म है जी, उसको कहते हैं कैशस बिलाए, कि एक रियासत जो है खुद सेल्फ इन्फ्लिक्ट करती है इंजरी, अपना नुकसान पहुंचाती है और दुश्मन और अपने नेबर पे इल्ज़ाम लगाती टू मेक अ फॉल्स केस फॉर वॉर। तो हिंदुस्तान ये बहुत अरसे से करता रहा है और पहले भी इन्होंने एक जो फोकर जो जहाज़ है वो सियालकोट आके उतारा था और एक कतर की लड़ाइयों में से बहाने का एक वो भी बहाना था। तो मकसद कहने का ये है कि वो कर तो ले, लेकिन वो इसको फाइनल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में लाने के काबिल नहीं है। वो एलओसी के ऊपर फायरिंग, इसकी एस्केलेशन, इसकी एट्रिशन जो है अभी कर रहे हैं और दे हैव बीन टॉयिंग विद दिस आइडिया कि हम पाकिस्तान के साथ शायद कोई लिमिटेड एंगेजमेंट कर लें या कश्मीर का कोई हिस्सा पकड़ लें या फौजें ला के बिठा दें। देखिए बात यह है कि आजकल जो पोस्चरिंग और जो लॉजमेंट में आती है ना डिवीजन्स और कोर्स, उनका एक चीज़ होती है उसको टाइम एंड स्पेस कहते हैं, लोगों को पता लग जाता है। अब हिंदुस्तान ने पीछे जब ये 2010 की दहाई के अवाइल में मुशर्रफ साहब के वक्त जब वो आए थे और मुशर्रफ साहब ने जब कहा था कि जस्ट ले ऑफ, तो वो बैठे रहे नाकाम होके फिर उनको वापस जाना पड़ा। अब कश्मीर के अंदर उनके 14, 15, 16, 3 कोरे हैं, उनके अंदर थोड़ा सा उनको एडवांटेज ये है कि उनके जो लोकल ऑपरेशनल रिजर्व कोर लेवल पे जो ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं आर्मर के या आर्मर्ड इन्फेंट्री को, उसको टैक्टिकल टर्म्स में या स्ट्रेटेजिक टर्म्स ऑपरेशनल रिजर्व उनको कहते हैं। तो वो ये जो कन्फ्लुएंस है लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री का, उसके दरमियान उनके पास थोड़ी अगली फोर्स है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान जो है, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही फिर अगर ये कार्रवाई हुई तो उसका जवाब मिलेगा? देखिए तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी मिल सकता है। बात ये है कि एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्प्यूट तो है कश्मीर का, एक एलओसी है उसकी हैसियत इंटरनेशनल बाउंड्री की नहीं है। तो जैसे स्कर्मिशेस होती रही बियॉन्ड मेजर वॉर्स, नेज़ा पीर हुआ, कारगिल हुआ और ऐसे हुए, तो वो दुनिया को इन द क्लासिकल टर्म्स इट मे नॉट बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर दैट वे अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, एक डिस्प्यूटेड लिमिटेड ऑपरेशन आप कह रहे हैं कि एक डिस्प्यूटेड, लेकिन वो रहेगा नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर उन्होंने कुछ किया तो पाकिस्तान फौज इज फुली कैपेबल ऑफ उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल। एंड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिससे वो बहुत ज्यादा खौफ है इस वक्त। देखिए और फिर उसके बाद उनका जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का जो तोड़ है उसके ऊपर तो उनकी मेरे ख्याल से आंखें खुल चुकी हैं। हाँ, इसके ऊपर कियानी साहब ने आई मस्ट टेल यू बड़ा काम किया है कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के ऊपर। अगर आपको याद होगा कि जब बम्बई हुआ तो एक बैन अल-अक़वामी तासुर ये भी था कि उनको यार चलो मगरिब में अंदर खाने कह रहा था कि एक दो जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक जेट जो उन्होंने भेजे थे उनका क्या हाल हुआ, किस तरह दुम दबा के भागे थे, कैसे दुम दबा के भागे साइट में इमेज मौजूद है। और कियानी साहब ने ये कहा कि नहीं हम ये बिल्कुल अगर वो एक बम मारेंगे तो हम 10 पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी उस पर जाऊंगा। और बात की जाती है जब हम नकवी साहब बात करते हैं कि जी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कोई इतनी मजबूत नहीं रही और इसके लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाने की जरूरत है और विद इन द पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई ऐसी रेजोल्यूशन लाने की जरूरत है जिसमें जिस तरह वहां पे किया गया कि कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं की जाए और बॉटम लाइन उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, हमें भी कुछ ऐसे इकदाम करने की जरूरत है। हाँ, इकदाम तो हमेशा आप कुछ ऐसे ले सकते हैं और वो रास्ता तो हमारे लिए हर वक्त खुला है। ये भारत का मसला जो है ना, ये आप जो इमीडिएट जो मौजूदा सूरत हाल है उससे ज़रा अलग होकर देखें कि ये कोई नई बात नहीं है। ये हर हुकूमत में, ये वाजपेयी की हुकूमत हो, गोइंग बैक टू इंदिरा गांधी हुकूमत, जब से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जो है वो एक इस वक्त ज़ाहिर है सबके अटेंशन में आ रहा है, लेकिन भारत के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा ही ऐसे ही रहे हैं, कभी अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि हमेशा
बहुत से तनाज़ात ऐसे हैं जिनका कोई हल नहीं निकलता। अब देखिए ना, हम टॉक्स अबाउट टॉक्स करते हैं, यानी गुफ्तगू की जाए या न की जाए, कहाँ की जाए, कैसे की जाए, फॉरेन सेक्रेटरी करेगा या फॉरेन मिनिस्टर करेगा या प्राइम मिनिस्टर करेगा, लेकिन कभी हम मसले हल करने की कोशिश नहीं करते। ना ही भारत यह सोचता है कि आपको किसी चीज़ पे कंसेशन दे। मैं कई मरतबा बायलैटरल टॉक्स में गया हूँ, और उसमें चाहे दिल्ली में चाहे इस्लामाबाद में, तो उसमें बहुत से जो मसाइल हैं उस पर भारत तो कोई गुफ्तगू करने को तैयार ही नहीं है। जैसे हम लोग न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट रिजीम एक हमने 2001 से टेबल पे रखी हुई है कि भाई एक जो एटमी ताकत है उसके सिलसिले में कुछ हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपना अडॉप्ट कर लें, कि हम एक उसूल बना लें कि हम इस तरह नहीं उस तरह करेंगे, ऐसे जब कोई मसला होगा तो हम डिस्कशन करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, जैसे कि वो हॉटलाइन है और उस तरह की चीज़ें। भारत उसको नहीं डिस्कस करने को तैयार नहीं है। कश्मीर के मामले में मैक्सिमम जो हम आए थे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि भाई वो बसें चल जाएंगी और लोग रिश्तेदार एक दूसरे से मिल सकेंगे, वो भी बीच में रह गया। कभी होता है कभी नहीं होता है। तो बात यह है कि भारत के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे या साजगार तो हो नहीं सकते हैं। बेसिकली हमें ये जो टेंशन है इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, और वो मैनेज कैसे किया जाए, वो इस तरह के हम अगर हर वक्त उनके साथ उसी तरह लगे रहें तो मैं समझता हूं कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो उस चीज उस खेल से नबी साहब, मैं जिस चीज पर जोर दे रहा हूं कि क्या सिर्फ आर्मी चीफ या हमारे वुज़रा के लेवल पर ये स्टेटमेंट्स जानी चाहिए, क्योंकि जहां से वहां पे बात आती है, वहां से जो धमकियां आती हैं, बयानात आते हैं, वो तो उनके वजीर आजम के लेवल से शुरू हो जाते हैं। देखिए, अभी मैं आज एक एनालिसिस पढ़कर आ रहा हूँ जो कि भारत का एक बहुत मशहूर एनालिस्ट है भद्रक कुमार। भद्रक कुमार जो है वो पहले डिप्लोमेट था, फिर अब बड़ा मशहूर एनालिस्ट है, बहुत अच्छा समझ आता है। उसने कहा है कि भारत की एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त दो किस्म के लोग हैं। एक तो हाई फ्लाइंग हॉक्स, जो कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को की नाक रगड़ी जाए, पाकिस्तान को सीधा कर दिया जाए, और दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान से ताल्लुकात सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और उसी वजह से इस वक्त जो भारत ने ही ऑफर किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग, ये हमने नहीं कुछ कहा, उन्होंने खुद ही जाकर ये चीज़ तय की है कि हमें वो एक तजवीज़ पेश करें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग 24 और 25 अगस्त को दिल्ली में होगी। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे भी बहुत सी आपस में बहुत फूट है, कभी एक ग्रुप कुछ कह रहा है, कभी दूसरा ग्रुप, इवन उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा बहस की जा रही है। तो ये सब बातें जो हैं ये मद्देनजर रखना हमें क्या करना चाहिए? हम अपने शहरियों को मरवाते रहें, जिस तरह कल भी अगर हम देखें तो फुटेजेस चल रही थी कि 3 जो बेगुनाह लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनकी गोलाबारी, उनके मार्टर गोलों के निशाना बने। तो आप क्या समझते हैं कि उनको कोई जवाब मौसर देना चाहिए ना? हमें हम 99 की मिसाल ले लें कि जब बहुत कुछ कहा गया पाकिस्तान को, जब हमने धमाके किए तो उनकी आवाज बंद हो गई। मैं शुरू से ये कहा करता हूँ कि हमें चाहिए कि हम भारत से कहें कि इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कराओ, और ये जो बीएसएफ और रेंजर्स के जो कमांडर्स हैं वो मिलें, और यही अभी जो और ये माजी में भी होता रहा है और अभी भी हुआ है, नवाज शरीफ में जो गुफ्तगू हुई उसमें भी यही हुआ है, यही तय हुआ है। तो ये इस मसले का हल देखिए ना, इस मसले में क्या होता है, जो फील्ड यूनिट्स हैं वो आमने सामने हैं, और आप अगर गए हैं एलओसी पे तो वो बहुत करीब है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस कोई नहीं है। ये बकवास है कि हमारे लोग वहाँ घुस गए हैं, ना ही उनके इधर आ सकते हैं। वो बहुत वेल प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे बहुत पहरा होता है, 24 आवर्स का वहाँ पे सर्वेलेंस। तो ये जो खेल है ये छोटे लेवल पे गड़बड़ होती है। और आप समझते हैं ये सारी फॉल्स कॉल्स होती हैं जो फॉल्स नहीं क्लेम किए जाती हैं, अक्सर होती हैं, लेकिन ये कि ये खुदसर किस्म के जो जरा जोशीले लोग इधर भी उधर भी वो आपस में
गोली चला लेंगे। मैं पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से बात करना चाहूंगा, फॉरेन पॉलिसी की बात करना चाहूंगा। उनकी पार्लियामेंट में तो यहाँ तक कहा जाता है कि बहुत चर्बी चढ़ गई है पाकिस्तान पे, उनकी चर्बी उतारने के वक्त आ गया है। जब कांग्रेस के हवाले से हम बात करते हैं और बीजेपी अपोजिशन में थी तो उनको भी जाते जाते जो कुछ कहा गया, अब वो हुकूमत में मौजूद हैं। हम क्या तवक्को रखते हैं भारत से कि वो हमें ऐसा मारता रहे, हम चुप रहें? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया और पाकिस्तान का जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर है। और ये कभी भी हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो ना उनकी बदली है ना हमारी बदली है। देखो, कभी भी हमारा ये नहीं हुआ कि हमने उन चीज़ों को नरम करने की कोशिश की है दोनों कंट्रीज़ ने आपस में म्यूचुअल टॉक्स के साथ, कि किसी तरीके से जो आपका LOC पे या बाउंड्री पे जो आपके फायरिंग है, जो आपके मामला चाहूँगा भट्टी साहब, हमने इतना नरम कर दिया था कि हमारा जो कश्मीर का डिस्प्यूट था वो यूनाइटेड नेशन में सर खाने में चला गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, वहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट का या ये इस पे है मौक़िफ़ है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, या आपका जो फ़ौज है, या अवाम के जज्बात हैं, पार्लियामेंट के जज्बात हैं। देखें, वहाँ जैसे जैसे अब दौर सिविलाइज्ड हो रहा है तो उसमें बड़कों की बजाय अब जो प्रैक्टिकल काम की तरफ आना चाहिए। तो इसमें ये अगर वो अगर कोई ऐसी गलत बात करते हैं तो देखें, इंटरनेशनली उन्हें ही शर्मिंदगी होती है। तक बात होती तो भट्टी साहब ठीक था, नहीं, वो तो मार रहे हैं हमारे लोगों को। लेवल पे अगर एक वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री पे आपकी वो जारियत क्रिटिसाइज भी तो वही हुए हैं ना। अगर प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात की है तो पूरी इंटरनेशनली वही क्रिटिसाइज हुआ है। और इसमें वो ये नहीं है कि खुदा न खास्ता, देखें वो कहते हैं हम आपको ये कर देंगे, हम उनको नहीं पता हम भी एटॉमिक पावर हैं, वो भी एटॉमिक पावर हैं। और वो वाला एक बात तो है नहीं खुदा न खास्ता को हमारे किसी एरिया पे कब्जा कर लेंगे या हम उनके ना हमारे को ऐसे मकासद हैं। असल में मसला तो ये है कि हमें कुछ ऐसी आपस में पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि देखो, कश्मीर वाला मसला जो है वो कश्मीर वाला मसला शुरू से ये हम तो यही बात कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसको हल करना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें आपस में इश्तियाल अंगेज़ी से जो है, जिस तरीके से अभी उन्होंने सियालकोट में हमारे मासूम जो है लोग उन पे फायरिंग की है, शहीद किया है, फायरिंग की है। और इस तरीके से इन चीज़ों से हमारा इज्तनाब होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो एलिगेशंस हैं, देखें आपको पता है कि वहाँ जो भी कोई वाक़या ऐसा होता है वहाँ पे उनके दहशतगर्दी का, गुरदासपुर का था, बम्बई का था, वो ट्रेन वाला मसला था, उनका वो बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के अभी तक तो मेरे ख्याल में वो वाक़या, ये तो अभी वाक़या हो रहा था, अभी तक वाक़े की यानी कि वो धूल भी नहीं बैठी थी, या ये कह लें कि वाक़या जो है वो ख़त्म ही नहीं हुआ था। तो उसी वक्त उनके मीडिया ने और उनके लोगों ने हमारे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। एक और लड़का पकड़ा, उसको कहते हैं जी एक और अजमल कसाब पकड़ लिया हमने। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो इंडिया है, मैं पॉलिटिकल बात करूँगा, मैं कोई नहीं, तो हम वो जो गीता पकड़ी हुई है या जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के ट्रैवल करके पाकिस्तान आ गई, उसके बारे में क्यों नहीं कह सकते? हमारा एक बच्चा अगर वर्किंग बाउंड्री गलती से क्रॉस करता है तो उसको गोलियां मार देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, दो चीजें हैं। एक तो ये है उनके एम्बेसडर उनकी वाइफ के साथ जाके वो कहते हैं जी इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, वो हमें इंसानियत सिखाएंगे जो कि खुद क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। पाकिस्तान ने हमेशा, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी, पाकिस्तानी अवाम ने भी हमेशा हर वक्त तहम्मुल से काम लिया है और हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जैसे कि अभी बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब का भी वहाँ जाना, ये नहीं कि हमको डर के गए हैं, उसका मकसद भी यही था। ये भी दानिशमंदी नहीं है कि एक थप्पड़ खाएं तो दूसरा गाल भी आगे कर दें कि जी इधर भी मारो। नहीं, ऐसा थप्पड़ ना, कोई थप्पड़ हम बर्दाश्त करेंगे। वो गालियां दें आपको, वो आप पे जारियत दिखाएं, नंगी जारियत दिखा रहे हैं। देखें, अगर हम खामोशी से बैठे रहे नहीं, अगर हमने थप्पड़ खाने होते तो हम अपने जो आर्मी की स्ट्रेटजी है, हमारा अपना सारा सिस्टम है, उसको हम आगे लेकर ना आप उनकी हल्फ बर्दारी में जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, वो सारी बातें छोड़ के कहते हैं जी बताओ मुंबई अटैक पे क्या किया, तो थप्पड़ नहीं था आप पे ये? क्या आप गए भी क्यों फिर वहां पे? बिल्कुल ठीक है, वो उनकी सारी जो वर्शन है वो गलत है और इसकी हमने मजम्मत भी की है। और इसके अलावा हम ये इसके हालात भी खराब होते हैं। कर्नल पुरोहित, समझौता एक्सप्रेस का जो रा का जो था उनका कर्नल, उसके बारे में कभी आपने डिमांड की कि उसको हवाले करो हमारे? देखें, उन्होंने तो आपके हर जहादी भी आप पे इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने जितने भी इल्ज़ाम लगाए। इंडिया का जो रवैया ठीक नहीं है, ये हम तो सारी कौम भी मानती है, हुकूमत भी मानती है। तो बट साहब, हमारी फौज जिसका दिमाग थोड़ा खराब हो तो ठीक करना चाहिए। 99 की मिसाल मैंने ऐसी दी। अगर ये इस माहौल में भी तो नहीं जाना चाहिए ना कि हम एक किस्म के डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएं।
हमें पूरी दुनिया में जो भी अब चल रहा है वो एक मुज़ाकरात का एक अमल ही है, या एक आपस में बैठ के टॉक्स ही कहूंगा, ये मुज़ाकरात तो नहीं है। ब्रिगेड साहब, आप क्या समझते हैं? हम इक्वालिटी की बेसिस पे बात करते हैं, क्या क्या हमारे में कमी क्या है? हमें क्या यहाँ पे जो बातें हो रही है ना जी, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास क्या ऐसी चीज नहीं है जी कि हमारी पॉलिसी बदली नहीं हुई, उनकी ये बात नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने हमेशा लचक दिखाई है और हिंदुस्तान ने उसको ये मैं ब्रेक ले लूं ब्रिगेड साहब, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या हम इस पोजीशन में नहीं है क्या, और हमारे दरमियान में कोई ऐसी मुखालफत मौजूद है या फिर कोई चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम भरपूर जवाब नहीं दे सकते? हम लेते ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रिगेड साहब, सवाल मैं आपसे कर रहा था और वो बात स्टार्ट हुई थी ब्रेक से पहले, क्या हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी है, क्या हमारे अंदर कोई कमी है? हमारी टेक्निकल जो पोजीशन है वो क्या इतनी मुस्तहकम नहीं है? हमारे आर्मी चीफ तो आराम से कहते हैं कि जी आए जिसको शौक है हमारे साथ बात करें। मुशर्रफ ने कहा था ले ऑफ, जिसको शौक है करो। देखिए, पाकिस्तान ने तंग आके फिर हिंदुस्तान को तो यही बताना होता है ना जी। देखिए, पॉलिसी वो होती है जिसको कोई फायदा हो, जिसमें कोई आगे बढ़े। कौमें जो एक दूसरे से मुज़ाकरात करती हैं, नेगोशिएट करती हैं, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करती हैं। अगर हम उनको ये कहते रहे कि नहीं हमारे साथ मुज़ाकरात करो, वो इनकार करते रहे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुला लें, वो पंजाब में लाने के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोगों को दिखाएं दे कि जो हम पंजाब में ला रहे हैं। और नहीं तो फिर तो सिविल एंड मिलिट्री जो हमारे इदारे हैं वो एक ग्राउंड एक पेज पे नजर नहीं आते, फिर तो यही एक हमें डेफिशिएंसी नजर आती है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मेरा ये नहीं ख्याल। मेरा ख्याल ये है कि जनरल शरीफ साहब जब से अफवाज पाकिस्तान के कमांडर बने, उन्होंने, मुझे ये इल्म है कि हुकूमत वक्त को जो भी इदारे उनके नीचे हैं और जो भी एनालिसिस है उनको भरपूर उनको ब्रीफ किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची के अंदर जो जनरल अली शरीफ की पॉलिसी है वो पहली जो हमारी कोशिशें उससे मुख्तलिफ है। हमें ये नज़र आ रहा है कि अब ये पॉलिटिको मिलिट्री या पॉलिटिको सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो यूनिसन रह के चलाने की उसको कोशिश कर रहे हैं। और जनरल शरीफ साहब ने हमेशा ये कहा है कि इसको आप पॉलिटिकल ओनरशिप जो है वो दें। पहले तो सिर्फ ऑपरेशन होता था, अब वो एंगेज कर रहे हैं। शरीफ साहब को ये कहने की मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये कि उनकी विल नहीं है। मैं देखिए, पॉलिटिकल ओनरशिप बड़ी रिलक्टेंस है उसमें, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मफादात के एम्बिट से निकल के पाकिस्तान का जो मफाद है उसको वो नहीं सोच रहे। और ये बहुत बदकिस्मती स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमने 16 दिसंबर के वाक़े के बाद से अभी तक जो कुछ दिखा, कौमी एक्शन प्लान की 21वीं तरमीम की, और अभी जो हमारी कोर्ट्स ने इस पे फैसला दिया है, कुछ इन बात है, लेकिन उसके अपोनेंट्स भी मौजूद हैं। और कितने पापड़ बेले गए, कितनी बातें सुनी गई, ये तमाम चीजें नजर आती हैं। देखिए, ये जो जुडिशरी का मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, इसके ऊपर तो एक पूरा अलहदा प्रोग्राम आपको चाहिए। मैं सिर्फ ये इतना आपको कहूँगा कि कोर्ट्स सिस्टम माशरे के अमन, इस्तेकाम और लोगों के फायदे के लिए होता है। जब जेलों के अंदर टेररिस्ट बैठे रहे, उन पे मुकदमा ना चले, जब जज आपके कत्ल कर दिए जाए, आज पिंडी में क्या हुआ न्याजी साहब के साथ, एडिशनल सेशन जज जो है उनको किस तरह, तो जब ये हो जाए, जब वकला जो है वो एविडेंस ना पेश कर सके, जब पुलिस जो है उसके 200 बंदे कत्ल कर दिए जाए जो एविडेंस में, तो फिर देखिए हमने तो लोगों को इंसाफ फराहम करना है, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट दे या कोई कोर्ट दे। हम तो जुडिशरी के अंदर देखिए जो अनयूजुअल सिचुएशन होती है, जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें नॉर्मल हालात नहीं चलते, लेकिन हम फोकस करते हैं अपने इस ब्रिगेड साहब, हम मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा बातें हो चुकी, मैं सिर्फ एक बात आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान ने बियॉन्ड LOC फायरिंग या उनके जो मोटर गोले हैं उनके अलावा कोई बात की, तो उनका वो असर होगा कि रहती दुनिया तक इंशाल्लाह वो याद रखेंगे। मैं आपको जी, ये पुरानी जितनी जंगें हैं ना जी हमारी, उस कारगिल मिसाल देख लेना आप, उनको किस तरह मार पड़ी थी कारगिल में, वो भूल गए क्या? उसके मुकाबले में ये जो उनकी जो हजीमत का एक सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि ऐसे बंदे को अपना हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दे दिया जो कि जिंदा था, और वो कहते थे वो मर गया, और अपने पेट्रोल आपस में लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। मैं नकवी साहब की तरफ जाऊंगा। नकवी साहब, हमेशा से बात की जाती है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, पॉलिसीज वही बनाते हैं,
पॉलिसीज उसी वक्त बनती हैं जब एक पेज पे नजर आते हैं, तो आपको इसमें फुकदान नजर आता है? इस वक्त तो नहीं, मैं समझता हूं कि इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशंस बहुत अच्छे तरह से हो रहे हैं और ये इनके अंडरस्टैंडिंग आपस की बड़ी अच्छी है, एक ही पेज पे हैं जो आप कह रहे हैं। मगर हमारे तारीख़ में और हमारे माजी में ऐसे मौक़े बहुत आए हैं जिसमें कि सिविल और मिलिट्री थिंकिंग अलग अलग रही है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस भी लिए गए जो कि एक को नहीं पता दूसरे ने कर दिया। तो ये अब मैं समझता हूँ हमारे यहाँ तो एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी हो रही है। यानी इस वक्त भी जो पीटीआई का झगड़ा है वो असेंबली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है और बावजूद सारे हंगामे के 2014 के असेंबली कंटिन्यू की, फौज अपने लिमिट में रही, रिस्ट्रेंट में रही और अब आगे हम बढ़ रहे हैं। कोर्ट्स के ऑर्डर्स देखें, कोर्ट्स की जजमेंट भी अब सही किस्म की आ रही है कि भाई जो असेंबली ने अगर अमेंडमेंट किया है पास तो फिर कोर्ट उसको कहता है कि हम उसको डिसमिस करेंगे उस अपील को, क्योंकि ये असेंबली का फैसला है, असेंबली लोगों की नुमाइंदा है, इट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल। तो मैं समझता हूँ सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम्स इस वक्त हमारे पास नहीं है और इस वक्त हमारे यहाँ पूरी डिटर्मिनेशन है। जनरल राहील शरीफ के बयानात से वाज़े होता है, कोर कमांडर्स के मीटिंग से वाज़े होता है कि अगर भारत कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो कि बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हो तो हम फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। और हम आज जैसा आपने बताया कि हमारे पास एटॉमिक पावर है और जब भी उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश, स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि उनके लिए बहुत बड़ा तोड़ है, जो उनकी ख्वाहिशात को बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। तो ये सारा कुछ हम हर चीज़ से वी हैव फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस। क्या मतलब है कि कोई किस्म की भी इसमें शिगाफ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे डिटेरेंस में एक ढाल की तरह एक शील्ड है जो कि हर चीज़ को रोक सकती है। तो बात यह है कि इस वक्त हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन तशवीश ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि भारत का रवैया पहले माजी में ऐसा रहा है। हाँ, वो एक जो क्वेश्चन मार्क आता है वो यही आता है कि अगर तो ये बातों की हद तक हो तो हम इसको मदारी का तमाशा कह दें नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन तो हमारे बंदों को मार रहे हैं। हाँ, हमारी वर्किंग बाउंड्री पर अटैक कर रहे हैं। हाँ, और वो चीज़ जो है उसका मैंने कहा है कि चलें आप अगर वो कुछ बयान दे रहे हैं कि भाई वो उधर से हमारी तरफ से हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो और ये आइंदा से ये रोको कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ज्यादती है कि हमारे मासूम लोग मारे जाते हैं बिला वजह सिर्फ इसलिए कि उधर से किसी ने गोली चला। मैं सिर्फ एक चीज मैं भट्टी साहब से ले लूं फिर आपके मौके की तरफ आऊंगा। भट्टी साहब हम बात करते हैं जब पिछले साल भी देखते हैं इसके अलावा उनके पास जो हरबे हैं वो कहते हैं जी वाटर बम हमारे पास मौजूद है, किसी वक्त भी पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो, और वो कर रहे हैं। आपने देखा पिछले साल, आपको शायद इस बात का इल्म हो कि 12,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जो कि अनप्रेसिडेंटेड है हिस्ट्री के अंदर। अगर देखा जाए हमारे मुल्क का, आपके शहर के काफी लोग इससे वाकई से मुतासिर हुए, तो आप लोग कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, फिर भी हम तवक्कुआत क्यों रखें उनसे। देखें आसिफ भाई, पहले सर भी इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि ये जो आपके इदारों की एवोल्यूशन है ना, एक ऐसा अल्लाह के फजल के अब ऐसा माहौल बन गया है कि जितनी भी देखें हमारे मुल्क में ऐसा रहा है कि सिविल मिलिट्री अल्टरनेट चलती रही हैं हुकूमतें, कुछ गैपिंग भी रही है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि देखें पहली बात तो ये है कि हमारे आपस में छोटे मोटे इख्तलाफ ज़रूर होंगे, लेकिन देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हमारी फ़ौज है, हमारी जुडिशली है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से कोई भी खुदा न खास्ता मुहिब वतन नहीं है, सब के सब लोग मुहिब वतन हैं। लेकिन चीज़ें सिर्फ ये हैं कि हमने कुछ चीज़ों को देखें आपने एक चीज़ को एक्स्ट्रा रिस्पांस कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को और एंगल से देख रहा हूँ। एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि खुदा न खास्ता मैं अपने मुल्क के लिए या आप अपने मुल्क के लिए या कोई इदारा अपने मुल्क के लिए ये ना कि ये उसकी सोच हो कि खुदा न खास्ता हम जो है इंडिया को जो है वो अपनी चीज़ों को हम सरेंडर कर देंगे। दूसरी बात ये है कि देखें यहाँ पे ज़रब अज़ब जो अभी पार्लियामेंट ने कंसेंसस के साथ APC
बुला के कंसेंसस के साथ ज़रबे अज़्ब और नेशनल एक्शन प्लान, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें अंदरूनी तौर पे मजबूत होना और हमारा जो टेररिज्म का मामला था, हमारा आपस के इंटरनल हमारे हालात जो थे, इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। इस पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई। इसमें देखें आपका कराची ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से चल रहा है, ज़रबे अज़्ब बड़ी कामयाबी से चल रहा है। आज आपकी जुडिशरी ने जो आपकी वो एक फ़ैसला दिया है, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि अब आपके तमाम इदारे, फ़ौज, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप और जुडिशरी एक पेज पे आ गए। अवाम भी अब इन चीज़ों को इसके अप्रिशिएशन दे रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है कि जब हम इंटरनली तौर पे भी मजबूत होंगे, हमारे कानून भी बेहतर होगी और हमारे अपने जो देखें, जब बाहर से कोई हमला होता है, खुदा न खास्ता बाहर से कोई ऐसा एक किस्म का इंतशार होता है, तो जब तक घर के अफराद ही आपस में एक इत्तेहाद में ना बैठे हों तो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। अब हम अंदरूनी तौर पे हमारे तमाम लोग जो हैं उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है, तमाम इदारों ने रियलाइज़ कर लिया है कि हमें अपने आप को अपने एक असूल के साथ, एक अपने प्रिंसिपल के साथ और एक अपने आप को मजबूत करना चाहिए और जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। इसीलिए ये इतना बड़ा धरना, इतने बड़ा आपने को पता है कि अदरवाइज़ आम हालात होते तो फ़ौज अक्सर ऐसे हालात में इंटरफियर करती थी, लेकिन फ़ौज ने भी एक अपने उस मामलात को देखा और उस पर फ़ौज ने सपोर्ट किया पॉलिटिकल लीडरशिप को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो एक पेज पे नहीं थी, जो उन्होंने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, वो भी पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, और आज पार्लियामेंट की बालादस्ती को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से देखिए आपकी जितनी भी आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी बिल्कुल उसकी ओनरशिप है फ़ौज के लिए, और ना सिर्फ फ़ौज के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने अवाम के लिए, और इंशाअल्लाह ताला इसके बेहतर नतायज होंगे। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ ऐसे हमारा मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से एक उसकी एक अपनी अहमियत है। मैंने कहा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपके मुल्क के ऊपर फायरिंग हो, आपके मुल्क के ऊपर गोलाबारी हो, आपके सिविलियन जाँ बहक होते हैं, शहीद होते हैं, पीटीआई की डी सीट ज्यादा अहम है। वजीर आजम साहब आज असेंबली में जाके तकरीर फरमाते, एक जुमला इंडिया के हवाले से वो नहीं बोलते। ये मजबूरी पूछना चाह रहा हूं मैं। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं। देखो जो इदारे हैं अपने अपने जगह, हर चीज हर बंदा नहीं कहता और हर वजीर आजम इदारा नहीं, वो एक हेड ऑफ स्टेट नहीं, मेरी आप बात सुने। आप अगर हेड ऑफ स्टेट हैं, वो स्पोक्समैन नहीं है कि आप अगर ये समझें कि रात को एक वाकया होता है, सुबह उसके पे वो एक बैठ के एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखें मेरी बात, जहाँ वो आए हैं वहाँ की क्योंकि एक पॉलिटिकल सूरत हाल के लिहाज से वो असम्बली में आए थे और असम्बली में उन्होंने उन बातों का जिक्र किया जो उस वक्त उन चीजें आई थी। तो सियासत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सियासत नहीं। देखें मेरी आप बात सुनो, सियासत भी मुल्क के लिए हो रही है, सियासत भी आपके आपके मुल्क के लिए हो रही है। सियासत अगर मुल्क के लिए ना होती तो आप मुझे बताएं 126 दिन हम गालियां खाने के बाद आज हम उनको डिसीड ना कर देते? तो करने देना डिसीड। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये मुल्क के लिए हो रहा है क्योंकि हमारे मसाइल ऐसे हैं कि हम उनमें नहीं उलझना चाहते। क्या ऐसा राज है इसके पीछे? देखें भाई, आप तो ये चाहते हैं देखें कोई ना कोई शुगर लगा रहे। अगर हम वो पहले पीटीआई वालों के साथ है, अब हमें कहते हैं इनको डिसीड करो और वहां पे रोड्स पे, मेरी बात सुनो, रोड्स पे आए और फिर आप कहते हैं कि उन्होंने 2 गोले मारे, आप जाके हम 3 गोले मार दें, तो इस तरीके से वहाँ जंग छिड़ जाए और इधर हम आपस में लड़ना शुरू कर दें। ऐसी बात नहीं है। हमें एक अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी के साथ, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ कंट्री सर्वाइव करते हैं। ऐसे जज्बा ये गंडासों के साथ मुल्क नहीं चलते कि अभी हम सोटे लेके। ब्रिगेड साहब, मैं रिप्लाई चाहूंगा आपकी तरफ से। आप समझते हैं कि इस वक्त हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है या हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं, वजीर आजम, वो आज असम्बली में जाते और एक जुमला तो कम से कम कह देते? ऐसी बात नहीं है जी कि रात को वाकया हो गया तो सुबह वजीर आजम बयान दे दे। ये महीने गुजर गए, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे गांव के मकान टूट रहे हैं, सिविलियन मार रहे हैं, एलओसी के वो फायरिंग हो रही है, ऑब्जर्वर्स आ सकते हैं, और वजीर आजम साहब एक लफ्ज नहीं बोले। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त जो फौज और इनके ताल्लुकात है उनकी उसका सबूत यह है कि एक निजी टेलीविजन के आदमी को गोली लगती है और वजीर आजम साहब चले जाते हैं और उनका जो वजीर है वो बयान देता है कि जी हम दलील वालों के साथ हैं, गुलेल वालों के साथ नहीं है। फिर आप DGISI की एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की फोटो लगा देते हैं और फिर वो चलती रहती है। और फिर ये कह रहे हैं कि जी हमने ज़रबे अज़ब किया, पार्लियामेंट ने किया, कोई नहीं किया। नेगोशिएट कर रहे थे, राहिल शरीफ साहब आगे फौज के सिपह सालार बन गए, उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने शुमाली वजीरिस्तान में जाना है। राहिल शरीफ साहब आगे उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने कराची को साफ करना है। आप पॉलिटिकल ओनरशिप इसको दो, नेशनल एक्शन प्लान इस पे ऊपर जो है वो आप बनाओ।
उसके बाद देखिए वजीर आजम तो ओंगा की स्पीच क्या थी? वजीर आजम ओंगा की स्पीच क्या थी? कहा जाता है कि जी सबसे पहले मसला कश्मीर ये दोबारा धरना उजागर कर धरना दिया। कहते हैं ओंगा क्या? ओंगा में स्पीच वजीर ये आजम ने धरना खुद से ना की थी। होता तो ये जाकर राहील शरीफ साहब की झोली में ना ओंगा बैठते। की ये स्पीच धरना ना ब्रिगेड साहब होते। आप समझाएं मुझे कि ओंगा में जब हम जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की खिताब हुआ, वजीर आजम ने कश्मीर की बात की। कश्मीर के किधर बात की? रूस में की है, अभी की है, इस आज की तकरीर में की है, जब नरेंद्र मोदी उससे मिलकर मुंह उधर कर रहा था उस वक्त की है, जब उसका जॉइंट डिक्लेरेशन आया उस वक्त की है। अली गिलानी जो है वो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसमें जाने से उसने इनकार किया और उसने कहा कि ये पाकिस्तान ने क्या किया, ये क्या हो रहा है। देखिए बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान को आप छोड़े, हमारे और बहुत काम है, उनका जवाब हम देते रहेंगे। और अब पॉलिटिको मिलिट्री यूनिसन एक मजबूरी होगी हुकूमत की, इसको जनरल राहील शरीफ साहब इस तरह जाने नहीं देंगे। और लोग कहते हैं, आज लोग ये कह रहे हैं कि जी 8-10 महीने बाद क्या होगा जब जनरल राहील शरीफ जाएगा, उनको खौफ है। अब मैं आपको मुख्तदर हल्कों की बात कर रहा हूँ, मैं आपको अखबारों की बात कर रहा हूँ, मैं आपको मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं आपको सोशल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा सबसे अच्छा वजीर खारजा पिछले 3 साल में जनरल राहील शरीफ है, इसको आप छोड़े। बात यह है कि हम पाकिस्तान को और बहुत ज्यादा काम है, हमें ये चाहिए एज ए हुकूमत। हम चीन के साथ जो एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं, जो अफगानिस्तान के साथ अमन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम जो हमारे यूरोपियन यूनियन से जो है वो ताल्लुकात है, जो अमेरिका नहीं। देखिए हमें हिंदुस्तान सेंट्रिक कभी नहीं होना चाहिए। नकवी साहब, लास्ट कमेंट्स की तरफ मैं जाना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मैंने जो मुतालबा किया कि एक क़यादत की जानिब से एक मजम्मती बयान तो कम से कम आना चाहिए? हाँ, नहीं आना चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि वो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स भी मुनासिब होगा। लेकिन हम एक एक इंसिडेंट को लेके उस पर रिएक्ट करना, मेरा ख्याल है कि वो फॉरेन पॉलिसी इस तरह नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी जो है एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेती है, कुछ अरसे में अगर ये चीज ना मेरी तस्वीर फरमा दीजिए नकवी साहब कि अभी तक जब तक पिछले 6-7 महीनों से टेंशन चल रही है, कोई एक बयान बता दें मुझे। आपको एक बात बताऊं, मैं एक इवेंट की बात हर साल मैं 4 साल का ले लूंगा, 2012, 2011, 2012, 2013, 2014, 300 के करीब एवरेज बॉर्डर वायलेशंस, बॉर्डर स्कर्मिशेस होती रही हैं हर साल। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसको आप 2014 में तो आज से बहुत ज्यादा थी, तो ये 2014 सबसे बुरा था हमारे लिए। तो ये अगर आप 1947 से लें तो आज तक आप हर साल का एवरेज देख सकते हैं, हजारों की तादाद में। ये तो कंटिन्यूअस है, कई महीनों से। तो इसमें कितने बयानात निकालेंगे आप? ये चीज मैं समझता हूं कि ये म्यूचुअल डिस्कशन से हल हो सकती है। और 10 साल तक तकरीबन ये जो 2001 से लेकर 2011 तक वहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रही थी, तो वो भी एक मिसाल हमारे सामने। तो इसको एक सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इसका मसला इस तरह ये बयान दे दें, बिल्कुल दें, बयान देना अच्छा होता है, लेकिन ये कि उसके अलावा इसका हल जो है वो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जो है वो सफारती अदाब से, बैनुल-अक़वामी सफारती अदाब से वाकिफ नहीं है, शायद बात ही नहीं करना चाहता। नहीं, वो वाकिफ नहीं है, जो वो बयान दे देते हैं, जो वो कह देते हैं कि जी मैंने खुद लड़ा, पाकिस्तान को अलग करवाया, सारा कुछ किया। वो बल्कि उनके जो वजीर हैं, यानी पर्रिकर जो है वो, या सुषमा स्वराज, ये सब जो हैं ये नॉर्म से, जो डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल नॉर्म से वाकिफ नहीं है, या जान के वो नहीं। मैं तो आसम भाई ये कहूँगा कि मेरे भाई ब्रिगेडियर साहब बड़े वो, इनको बुरा लग रहा था कि जी आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो 1-1 घंटे बाद बयान दें। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फौजी मेरी बात देखें टिप साहब, मैंने आपकी बात सुनी, आप भी देखें मेरी बात सुने। कितना अरसा यहाँ पे फौजी हुकूमतें रही जिनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही सदर रहे या सरबराह रहे, तो उनके दौर में क्या ये वायलेशन नहीं हुई, या क्या ये काम नहीं हुए? क्या उन्होंने कश्मीर को फतह कर लिया? क्या उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया? देखें मेरी नहीं यही बात हुई ना, मेरी बात सुन ले, देखें मेरी बात सुन, आप एक आपने एक आदत पड़ गई है, मेरी बात सुन, आपने एक आदत पड़ गई है। साहब आप मुझे मेरी बात सुने, क्या देखें मेरी बात, मतलब ये आपने बात कर ली, आप मेरी बात देखो, आपने टॉलरेंस नहीं है, मैंने आपसे क्या बात करनी है, आपने टॉलरेंस नहीं, इतने बड़े होके भी टॉलरेंस। मैं सिर्फ ये एक मिनट मेरी बात सुने, देखो इनको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इनको प्रॉब्लम ये होती है कि ये यहाँ बैठ के मीडिया पे
दूसरों को क्रिटिसाइज करने के अलावा इनका कोई काम नहीं होता। मेरी आप बात सुने, सारी दुनिया चीखें मार रही है, मेरी बात सुने, सारी दुनिया शोर मचा रही है। इसका काम होता है कि उनको वसाइल देना, बैकअप देना, पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल बनाना। हमने 500 अरब रुपया बिलियन डॉलर अभी रखा है फौज के लिए, जो ज्यादा रखा है पहले बजट में। जो फौज बजट चाहती है, देखिए आगे ये चीजें ये नहीं होती कि अगर कोई रात को वाकया, तो पहले जैसे इन्होंने बताया आपको, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है कि अगर वो ऐसी बार बार वो चीजें करता है तो हम भी जाके ऐसे अपने आप को। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। ब्रिगेड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ये रोलर कोस्टर की एक मिसाल रखते हैं, बल्कि रोलर कोस्टर क्या, बल्कि हम कहें कभी भी खुशगवार नजर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमें अपनी सलाहियतों पर एतबार करते हुए अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। और ये ख्वाहिशात नहीं है, ये मुल्क का जो इसे कह सकते हैं ना नेशनल इंटेग्रिटी, उसका तकाजा बनता है कि पूरी आलमे अक़वाम को आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, आपको दुनिया को बावर कराना चाहिए कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। और इल्ज़ाम भी हम पे लगाया जा रहा है। दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार ये मुल्क है और इसको ही दहशतगर्द करार देने की कोशिश की जाती है। झूठे जो कुछ ड्रामे नजर आए और जो कुछ पस मंज़र उसका था, वो भी अब सामने आश्कार हो चुका है। उसके बावजूद खामोशी क्यों है, यही एक सवाल है। मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के मान।